नमस्कार, मैं जरूर आप देख रहे हैं जन अधिकार न्यूज। आज हम आए हैं जयपुर के मीर जी का बाग में, जहां हम एक अजीम शख्सियत से मुलाकात करेंगे और उनसे जानेंगे कि इस वक्त मुल्क के हालात क्या हैं। तो सबसे पहले तो हम इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कुछ अरसे से बराबर आपका चैनल, ये जन अधिकार चैनल जो है वो देखता हूँ, और मुझे खुशी है कि आपका चैनल जो रोज़मर्रा के हालात हैं उन पे गहरी नज़र रखते हैं, और चाहे सोशल हो चाहे और भी कल्चरल हो, उनको अच्छी कवरेज देते हैं। तो ये मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ आपके रूबरू। हबीबुर रहमान साहब, हमने आपके बारे में काफ़ी सुना है और कुछ सर्च करने के बाद आपके पास पहुँचे हैं। सबसे पहले तो आपकी जो ज़िंदगी है, क्योंकि कोई भी इंसान बिना संघर्ष के इतने ऊपर नहीं पहुँच सकता, तो आपने अपनी ज़िंदगी में कौन कौन से संघर्ष किए हैं और इस मुकाम तक पहुँचने के लिए आपने कौन कौन से पद हासिल किए हैं? देखिए, मेरी पैदाइश यहीं जयपुर में इस मीर जी के बाग में हुई और मैं यहीं पला बड़ा, और मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन हुई वो मेरे ननियाल बरेली में हुई। तो 9th क्लास तक तो मैंने बरेली में तालीम हासिल की। उसके बाद मैंने यहाँ मुस्लिम हायर सेकेंडरी स्कूल जो है वहाँ से सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी किया, और उसके बाद मैं राजस्थान कॉलेज से मैंने बीए किया, और राजस्थान यूनिवर्सिटी से ही मैंने उर्दू में एमए गोल्ड मेडल हासिल किया उर्दू में, और वहीं से मैंने पीएचडी की। डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली जैदी के अंडर में मैंने काम किया और पीएचडी की डिग्री मैंने हासिल की। उसके बाद मैं इस बीच में एजुकेशन जब मैं हासिल कर रहा था तो मैं मुस्लिम स्कूल का भी प्राइम मिनिस्टर रहा, और फिर मैं ऐसा पहला स्टूडेंट था जो राजस्थान कॉलेज से भी जीत कर यूनिवर्सिटी एपेक्स बॉडी में गया। ये सन 74 की बात है। उसके बाद से फिर मैंने जो एजुकेशन का सिलसिला मेरा ख़त्म हुआ तो मैंने 80 से बल्कि 79 से समझ लीजिए कि उर्दू के लेक्चरर की हैसियत से मैंने काम किया, और मुख्तलिफ़ कॉलेजों में राजस्थान के मैं उर्दू लेक्चरर रहा। और उसके बाद मैं फिर यहाँ हेड ऑफिस में आके शिक्षा संकुल में डिप्टी डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर और डायरेक्टर एकेडमिक के पद से 2013 में मैंने वीआरएस लिया, क्योंकि मुझे 2011 में हुकूमत राजस्थान ने, जो वो अशोक गहलोत जी उस वक़्त भी चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने उर्दू एकेडमी का चेयरमैन मुकर्रर किया। तो मैंने ये मुनासिब समझा कि दो पोस्टें एक साथ नहीं रह सकती हैं, क्योंकि जब मैं उर्दू एकेडमी के चेयरमैन हो गया तो एक तरीके से स्टेट मिनिस्टर का दर्जा होता है, तो फिर वो कर्मचारी नहीं रह सकता आदमी। तो मैंने उसको अपने डायरेक्टर के पद को छोड़ दिया था, और जब से मैं ये जो है वो उर्दू की खिदमत कर रहा हूँ, और 30-35 साल तक तो मैं लेक्चरर रहा। उसके बाद अब मौजूदा मनसब मेरा ये है कि यहाँ मेरे बुज़ुर्गों की दरगाह है। हज़रत मीर कुर्बान अली साहब मीर जी के नाम से जो मशहूर हैं, इनको 1868 में महाराजा मान सिंह द्वितीय, राम सिंह द्वितीय जो थे, वो अतरौली ज़िला अलीगढ़ से यहाँ लेके आए थे। तो यहाँ वो रहे, और वो उन्होंने मिनिस्टर की, कैबिनेट मिनिस्टर की हैसियत से भी उनके काम किया महाराजा की। और उसके बाद वो कुछ दिन नवाब साहब के बाद प्राइम मिनिस्टर भी रहे स्टेट के। तो ये मीर जी का बाग और जो उन्होंने दीगर हमें जागीरात दी, वही हम लोग यहाँ हैं, और उनका जो मज़ार है, तो मौजूदा मैं इस वक्त यहाँ का सज्जादा नशीन हूँ। मीर जी की बाग के दरगाह का सज्जादा नशीन भी हूँ। और वैसे अगर आप देखें तो पॉलिटिकली मेरा कहीं ना कहीं से जुड़ाव रहता ही है। बहुत सी संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, आपको मालूम ही है जयपुर की। अभी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने हायर एजुकेशन काउंसिल बनाई है, आपने नाम सुना होगा, हायर एजुकेशन काउंसिल उन्होंने बनाई है, जो तमाम हायर एजुकेशन को किस तरीके से उसमें डेवलप हो और क्या क्या नए आइडियाज़ आ रहे हैं वो लाए जाएं, और हायर एजुकेशन को हम किस तरह से और अच्छा कर सकते हैं, उसके लिए एक काउंसिल बनाई है
जो एजुकेशन मिनिस्टर की चेयरमैनशिप में बनी, उसका एक मेंबर मुझे भी बनाया है। तो मैं मेंबर भी हूँ और राजस्थान की मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों के एकेडमिक काउंसिल में और दीगर तरीक़े से जुड़ाव है। उदयपुर यूनिवर्सिटी से भी है, बीकानेर यूनिवर्सिटी से भी है और आपके अजमेर यूनिवर्सिटी से भी है। ये मेरे मशागिल हैं। जिस हिसाब से आपने बताया, इस हिसाब से आप सम्मानित भी बहुत हुए होंगे। तो आपको जो बड़े अवार्ड होते हैं वो कहाँ कहाँ और कब कब मिले हैं? हाँ, खुदा का शुक्र है कि ज़ाहिर है कि जब मैंने काम किया है तो मुझे अवार्ड भी मिले। मुझे तकरीबन 14-15 नेशनल लेवल के अवार्ड मिले, जिनमें काबिल ज़िक्र है लखनऊ मीर एकेडमी का अवार्ड इम्तियाज़ मीर। ये बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है उर्दू का, वो मिला है। और ये अभी उसके बाद मैकश अवार्ड, ऑल इंडिया मैकश अवार्ड है, वो मिला। जिगर अवार्ड है ऑल इंडिया, वो मुझे मिला। इसी तरीके से और दीगर तंजीमों ने भी इंडिया लेवल पे मुझे अवार्ड दिए। और अभी हाल में ही मैं ज़िक्र करूँगा कि इस साल में मुझे 2 अवार्ड मिले। एक हुकूमत राजस्थान ने उर्दू की मजमूई खिदमात के लिए मुझे मार्च में अवार्ड दिया था, जो अरबिक पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट के ज़रिए दिया गया था, जिसमें मुख्तलिफ़ सूबों के लोग थे। पर्शियन में शायद टोंक के थे और तारीख़ में बिहार के थे, इस तरीके से अलीगढ़ के थे। राजस्थान से मेरा नाम था। और एक अवार्ड मुझे अभी 19 नवंबर को आलमी यौम उर्दू डे होता है, अल्लामा इकबाल की पैदाइश का दिन, उसमें इंटरनेशनल इकबाल अवार्ड दिल्ली में गालिब एकेडमी में दिया गया है। ये मुझे अभी करंट अवार्ड मिला है अल्लामा इकबाल का यौम उर्दू के दिन। सर, हमने एक चीज़ महसूस की है कि उर्दू एक मीठी ज़बान है और पूरे वर्ल्ड में मशहूर है, लेकिन कुछ नफ़रती लोगों की वजह से इस वक्त उर्दू की ज़ुबान में नफ़रत का जहर घोला गया है और इसको लगभग बंद करने के कगार पे कर दिया गया है। तो इसके लिए हमारे जो कौम के जो रहनुमा है वो इसके लिए क्या कोई ठोस कदम उठाएंगे? देखिए, सबसे पहले बात तो ये मैं बता दूं कि उर्दू ज़बान जो है वो ही इस वक्त हिंदुस्तान की ज़बान है। उर्दू के लग़वी मानी हैं खिचड़ी ज़बान कि जिसमें हम हर तरीक़े के लफ्ज़, हमारे संस्कृत के भी हैं, अरबी के भी हैं, फ़ारसी के भी हैं, इंग्लिश के भी हैं, उर्दू के भी हैं। मसलन गिलास प्लेट ये उर्दू के लफ्ज़ हैं और ये मुश्तइल। रूप, संगम ये हिंदी के लफ्ज़ हैं, ये सारे इसमें मौजूद हैं। तो ये एक असल में पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई ज़बान बोली जाती है तो आप उसको कहें या ना कहें उर्दू बोली जाती है, क्योंकि हम जो ज़बान बोल रहे हैं वो उर्दू ही है। लेकिन चंद तंग नज़र जो आप समझ लीजिए लीडर हैं, उन्होंने इसको हिंदू और मुसलमान कर दिया। जैसे गंगा जमनी तहज़ीब है, कह दिया साहब गंगा जो है वो हिंदुओं की, जमुना जो है वो उसकी। अरे भाई, दोनों हमारी हैं, दोनों नदियाँ हमारी हैं, दोनों तहज़ीबें हमारी हैं, दोनों संगम हमारे हैं, सब हमारा है। तो फिर क्या है? लेकिन कुछ लोगों ने इसको खाली मुसलमानों से जोड़ दिया और इसको ये कह दिया कि साहब ये मुसलमान की ज़बान है। तो जब ये पार्टीशन हुआ उसके बाद से आप देखिए, ये असल में अंग्रेज़ों की पॉलिसी थी। अंग्रेज़ों ने न सिर्फ दिलों को अलग किया, ज़बानों को अलग किया, लिबासों को अलग किया। हम लोगों का जो लिबास था हम उसे भूल गए, जो हम सदियों से पहनते चले आ रहे थे। आज भी हम पैंट और शर्ट को तरजीह देते हैं। ऐसा उन्होंने दिमाग में हमारे जहर गोला अंग्रेज़ों ने कि उन्होंने ज़बान पे भी मुल्क को बांट दिया और इंसानियत को भी मुल्क पे बांट दिया। अब ये जो है, ये मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि वो नेता जो उर्दू की मुखालफत करते हैं वही उर्दू के अल्फाज खड़े होकर बोलते हैं। भाई तुम मत बोलो वो ज़बान। आज़ादी किस ज़बान ने दिलाई है? इनकलाब जिंदाबाद किसका नारा है? स्वदेशी तहरीक किसकी थी? मौलाना हजरत मोहानी की थी। नमक आंदोलन किसका था? वो भी मुसलमान का था। पहला शहीद जो हुआ है मोहम्मद बाक़िर, आपके मीडिया कर्मी, सहाफ़त में सबसे पहले शहीद जो हुए देश की खातिर वो मोहम्मद बाक़िर हुए। तो फिर किसने वो ये क़ुरबानियाँ नहीं दी हैं? तो आप ज़बानों को दूर कर रहे हैं, ये तो एक तंग नज़री है। और मैं समझता हूँ जो सुलझे हुए ज़िम्मेदार ओहदेदारान हैं उनको चाहिए कि इस ज़बान को प्रमोट करें। ये मीठी ज़बान है, हर इंसान की पहुँच तक है।
मैं कहता हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि कौन, अगर आप हिंदी बोलेंगे और ठेठ हिंदी बोलेंगे तो कौन समझेगा। अब टेबल टेनिस लफ्ज़ है, टेबल टेनिस है, सब जानते हैं टेबल टेनिस क्या है। अब आप उसमें जाके ये कहिए कि उच्च मंच ले पटापट दे पटापट, भाई उसका हमें देना, तो क्या क्या खेल वाला भी कहेगा कौन सा गेम मांग रहा है, उच्च मंच ले पटापट दे पटापट। या लेटर बक्सो आप कहिए पत्र घुसेड़ू, तो लोग समझेंगे गालियाँ दे रहा है। भाई जो उर्दू की ज़बान है, जो मीठी ज़बान है, इसके साथ तासुब क्यों? और ये तहरीक अभी चली है, 20 साल में, 20-25 साल में ये हुआ है कि उर्दू के साथ ये तासुब बढ़ता जा रहा है। 75 में उर्दू टीचर रखे ही गए थे सब, लेकिन अब धीरे धीरे सब हटाया जा रहा है। जो उर्दू मीडियम स्कूल हैं वो बंद किए चले जा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हम खुद हैं, हमारे लोग, हमारी कौम जो है वो ये सोचती है कि बच्चे को उर्दू पढ़ा के क्या करना है, वो क्या करेगा था उर्दू पढ़ के। बहुत से लोग मेरे पास आते थे, कहते थे कि ये बताइए हम उर्दू पढ़ा के क्या करेंगे बच्चे को। उनको ये नहीं मालूम कि उर्दू पढ़ाने से आपको उर्दू टीचर मिलता है। आज उर्दू टीचर को, 3rd ग्रेड टीचर को 50,000 रुपये मिलते हैं, और यहाँ उर्दू की वैकेंसियाँ निकलती हैं तो लोग मिलते नहीं हैं। जब आप पढ़ेंगे उर्दू तभी तो आप अपनी इक़्तिसादी और माली कंडीशन को सही कर सकेंगे। तो एक तो मैं ये कहूँगा हम ही अपने लोगों से, मुसलमानों से, कि भाई उर्दू पढ़ाओ। पहले ज़माने में हमारे बचपन में ये होता था कि पहले बेसिकली हम कुरान शरीफ और उर्दू पढ़ाने के बाद स्कूल में एडमिशन कराते थे बच्चों का। अब क्या है कि 2 साल का बच्चा, 1.5 साल के बच्चे को आप डाल देते हैं और वो इंग्लिश पढ़ता है, अपनी ज़बान से ना बलद है, वो अपनी ज़बान जानता नहीं। ये हो रहा है उर्दू के साथ। एक तो जो एकेडमी है, उर्दू एकेडमी, इसका जो सालाना बजट है वो लगातार घटता जा रहा है, और जयपुर में मुस्लिम छात्रावास की काफ़ी मांग थी और उसकी ज़मीन भी लगभग पास हो चुकी थी, लेकिन उसको निरस्त कर दिया गया। इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? देखिए, 2 सवाल आपने कर लिए। एक तो उर्दू एकेडमी के बारे में। तो देखिए, उर्दू एकेडमी जो है वो एक सेमी गवर्नमेंट संस्था है, गवर्नमेंट उसको बजट देती है। कायदा ये है कि जितना बजट आपका है, अगर आप उसे कंज्यूम कर लेते हैं और ख़र्च कर लेते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट से आप दूसरी किस्त मांगते हैं तो मिलती है। तो मैं जिस वक्त चेयरमैन था उस वक्त 1 करोड़ रुपए बजट था, तो हमने किताबें छपवाई। सबसे ज़्यादा किताबें मुझे 1.5 साल का पीरियड मिला। बीजेपी गवर्नमेंट आ गई, मुझे छोड़नी पड़ी चेयरमैनशिप। 1.5 साल में मैंने 19 किताबें शाया कराई। 500 के करीब मैंने शायरों को और उनको पूरे उसमें वजीफ़े दिए। उनकी शायरों को तो मैंने जो वजीफ़े दिए, तो मैंने कहा भाई शायरों का वजीफ़ा तो पहले से ही हेड है, लेकिन शायर तो जब होता है, ज़िंदा होता है, तो हम सब लोग उसकी खिदमत कर देते हैं, लेकिन उसके मरने के बाद उसकी बेवाएँ जो हैं उनको कोई नहीं पूछता। बहुत से शायरों की बेवाएँ ऐसी हैं जो खाने तक को मोहताज हो जाती हैं। तो मेरे जहन में ये बात थी, तो मैंने बेवाओं की पेंशन शुरू कर दी थी कि बेवाओं को भी पेंशन मिलेगी। इसी तरीके से जो हमारे छात्र हैं, वो ज़ाहिर है कि मुस्लिम कौम इतनी मालदार नहीं है, तो उनके लिए भी एजाज़ के तौर पे वजीफ़े, उनको भी स्कॉलरशिप दी कि वो करें। तो अगर इन चीज़ों को ज़्यादा करके दिया जाए और ज़्यादा प्रमोट किया जाए, उर्दू को किताबें छपवाई जाएँ, शायरों को माली इमदाद दी जाए, बेवाओं को दी जाए, तलबा को दी जाए, तो बजट अपने आप बढ़ेगा। जब आप खर्च ही नहीं करेंगे और हर चीज़ में कह देंगे बजट ही नहीं है, तो बजट कहाँ से मिलेगा? भाई गवर्नमेंट को तो आप खर्च करके बताइए, फिर आपको गवर्नमेंट देगी। सीधी सी बात है। जब आप खर्च ही नहीं करेंगे, कुछ करेंगे नहीं, डंप होकर बैठ जाएंगे, आपको तो ये मतलब है कि जब मैं उर्दू एकेडमी में आ गया तो मेरे अलावा कोई आए ही नहीं। उर्दू एकेडमी में जो स्टाफ शुरू में रखा गया था 3-4 आदमियों का, वही स्टाफ आज तक, उर्दू एकेडमी को 50 साल हो गए, वो ये जब रिटायर हो रहा है उसकी जगह कोई नया आदमी नहीं आ रहा। आज की तारीख में उर्दू एकेडमी में कोई आदमी भी परमानेंट नौकर नहीं है। सब ऐसे ही लगे हुए कि कोई रिटायरमेंट के बाद उसे रख लिया किसी को। भाई क्यों नहीं रखते आप? गवर्नमेंट को क्यों नहीं रखने लिखते? नहीं तो आप कह दीजिए गवर्नमेंट से कि साहब ना आप स्टाफ दे रहे हैं, ना आप पैसा दे रहे हैं, माली इमदाद दे रहे हैं, तो इसको क्यों आपने रख रखा है? उर्दू एकेडमी बंद कर दीजिए। ये खाली मुसलमानों को खुश करने के लिए थोड़ी है, इसमें कुछ करिए आप, या तो कुछ करिए या बंद करिए। ऐसे ही मदरसा बोर्ड का हिसाब है कि मदरसे बोर्ड का अभी तक कोई चेयरमैन ही नहीं हुआ। अब क्या रह गया गवर्नमेंट के पास टाइम? सिर्फ 1 साल रह गया है। उसी की वजह से सारी बेचैनियाँ होती हैं कि पैरा टीचर जो हैं वो अपनी डिमांड उठाते हैं
और उर्दू वाले हैं वो अपनी उठा रहे हैं। जब ये देखते हैं कि मुसलमानों में ही इंटरेस्ट नहीं है उर्दू के लिए लोग, तो फिर गवर्नमेंट क्यों नहीं इस चीज़ को ख़त्म करेगी? वो तो करेगी ख़त्म। इसी अभी जिस आपने एक बात और मैं यहाँ बताऊँ, आपने अभी ये कहा पूछा था, अपनी वैसी इनफॉर्मल बात में ये बात आई थी कि सेंटर ने स्कॉलरशिप बंद कर दी। तो सेंटर ने स्टूडेंट की जो स्कॉलरशिप बंद कर दी तो वो इसीलिए कर दी कि हम लोग, हमारी कौम अपनी ज़बान की तरफ ध्यान दे ही नहीं रही। उनका जब इनमें ही अवेयरनेस नहीं है मुसलमानों में, तो जो दिल चाहे आप करो, जो जो चीज़ें ख़त्म करनी है हमें करनी, लेकिन उसके लिए हमें एजिटेशन करना पड़ेगा। बराबर जो इससे जुड़े हुए लोग हैं उनको संघर्ष करना पड़ेगा कि भाई ऐसी बात नहीं है। एक आप किसी को एक बारात दे रहे हैं तो उसको आप बगैर कुछ कहे हुए, बगैर किसी रीज़न के कैसे छीन सकते हैं? जो आपने एक फैसिलिटीज़ दी है वहाँ या तो रीज़न बताइए। और इसी तरीके से भी आपने जो मुझसे दूसरा सवाल किया था उसका जवाब भी मैं देता चलूँ कि जब गवर्नमेंट ने माइनॉरिटीज़ के लिए छात्रावास की ज़मीन अलॉट कर दी और सारे कागजात, जैसा कि मुझे मालूम हुआ है, मुझे इसका पूरा इल्म नहीं है, लेकिन आपके और दीगर चैनलों के और ये अब्दुल सलाम जौहर साहब जो चला रहे हैं कैंपेनिंग, उससे ये मालूम हुआ है कि सारी चीज़ें हो गई थी, सब कुछ हो गया, और उसके बाद बग़ैर कुछ कहे सुने उन्होंने उसको ज़मीन को रिजेक्ट कर दिया। तो मेरे नज़दीक ये बिल्कुल गलत बात है। भाई आप ये बताइए कि एक चीज़ आपने दे दी और वहाँ और लोगों को भी, और कास्ट के लोगों के भी बने हुए हैं सब, तो या तो आप सबके रद्द करिए। तो ये भी बात है कि साहब आप कि गवर्नमेंट सही है, सबको बराबर एक चश्मे से देखती, लेकिन ये कि अल्पसंख्यकों की चीज़ जो आपने दी है उन्हें, तो आप उसको रद्द कर रहे हैं। अच्छा, और उसका बड़ा मज़ा खेज़ बात है, बड़े मजाक की बात है कि आप ये कह रहे हैं कॉर्नर का प्लाट, वो कॉर्नर का प्लाट। अरे तो आप उस प्लाट के साथ साथ मुसलमानों को भी कॉर्नर कर रहे हैं, उनको भी हटाते चले जा रहे हैं एक तरफ। ये कहाँ की वो है? अगर कॉर्नर का प्लाट है तो ये आपको अलॉटमेंट से पहले सोचना चाहिए था कि वो आप नहीं देते, हमें दूसरी जगह दे देते। जब आप किसी के कहने से, और वो भी ये कि आप अपने एमएलए के कहने से किसी के कि इसको रद्द किया जाए, और बगैर कुछ किए हुए जो इतना समझदार यूडीएच मंत्री हैं, जो मेरे ख्याल से ये लिखा के लाए हैं कि जब तक वो ज़िंदा रहेंगे यूडीएच मंत्री रहेंगे, और आगे भी उनके लिए अशोक जी ने ये कह दिया कि अगर मैं चीफ मिनिस्टर बना तो ये यूडीएच मंत्री रहेंगे। ऐसे काबिल मंत्री के लिए ये बात शोभा नहीं देती कि वो एक चीज़ देने के बाद उसको रद्द कर दे। अच्छा, कोई रीज़न बताइए आप कि अगर आपने रद्द किया है तो कि भाई हमने इसलिए रद्द किया है। तो ये है कि हम उस पर सोचें कि आपने रद्द की, बग़ैर किसी चीज़ के बताए हुए आप रद्द कर रहे हैं, ना कुछ बता रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। तो ये तो एक तरीक़े से माइनॉरिटीज़ के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जबकि मालूम है कांग्रेस को कि कांग्रेस हमारी मजबूरी है, हम उसी को वोट देंगे, लेकिन अब ये नहीं समझे वो। अब आजकल का जो इंसान है वो, और मुसलमान जो है वो पढ़ने लिखने लगा है तो वो समझदार हो गया है। तो ये गलतफहमी भी दिमाग से निकाल देनी चाहिए आदमी को कि वो वोट देगा। अब वोटों का बंटवारा होगा। आप देखिए गुजरात में क्या हुआ। अभी आज आम आदमी आके पार्टी ये ऐलान कर देगी कि हम माइनॉरिटीज़ को ये फैसिलिटीज़ देंगे साहब, उसे एक के बजाय 2 प्लाट देंगे छात्रावास के लिए, या हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक प्लाट देंगे। वो तो ऐसी घोषणाएं करते कि बिजली फ्री, पानी फ्री। तो आप देखिए हमारा मुसलमान तो सीधा साधा है, उधर ही पलट जाएगा। नतीजा क्या निकलेगा? क्या आ जाएगी क्या कांग्रेस वापस? इन्हें सोचना चाहिए कि जो इनका वोट बैंक है उनकी बात माने, ये नहीं जो तंग नज़र जो बीजेपी की विचारधारा के लोग जो कांग्रेस में घुसे हुए हैं उनको निकालना चाहिए। ऐसे लोगों को जिन्होंने ये मांग की कि ये प्लाट जो है वो मुसलमानों को नहीं दिया जाए, वापस लो। इस चीज़ को मैं मुख्यमंत्री से कहता हूँ कि वो इस चीज़ को सोचें और दोबारा से जितना जल्द हो सके दोबारा से मुसलमानों को देके उनके दिलों में कांग्रेस के लिए वो जगह बनाए। आगे भी तो उनको काम लेना है। तो ये हमारे साथ जुड़े थे अजीम शख्सियत हबीबुर रहमान नियाजी साहब। अगर आपको हमारी जानकारी और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। देखते रहें जन अधिकार न्यूज़।